आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें आज देखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेशंस के बारे में, यार्ड्स के बारे में, फिर क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं स्टेशन यार्ड में। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेलवे स्टेशन क्या होता है। तो नॉर्मल बोलचाल में भी अगर हम समझे रेलवे स्टेशन, आप लोग क्या समझ पा रहे हैं इस चीज़ से? यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रेन आती है, हम लोग भी कहाँ पहुँचते हैं? रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, हम लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं, या फिर अगर गुड्स कहें तो कुछ सामान भी अगर हमको ट्रांसपोर्ट कराना है तो वो भी पहले हम स्टेशन पे पहुंचाते हैं और उसके बाद हम ट्रेन पे लोड कराते हैं। फिर उसके बाद और क्या हम देखते हैं कि जब डीजल इंजन की बात करें तो हम डीजल इंजन भी डीजल में जो डीजल इंजन में जो डीजल हम भरते हैं वो भी हम कहाँ पे भरते हैं? वो भी हम स्टेशन पे जाके ही भरते हैं। ठीक है, उसका डिफरेंट सेक्शन होता है, उस सेक्शन में हम जाके भरते हैं, बट ये हम रेलवे स्टेशन पे ही गाड़ी रोक के करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन कह सकते हैं कि एक सेलेक्टेड प्लेस होता है और जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख भी सकते हैं, रेलवे स्टेशन railway station is a particular place where following functions are performed। ठीक है, परफॉर्म्ड कौन कौन से फंक्शन? सबसे पहले कह सकते हैं कि रिसीविंग ऑफ ट्रेन। ठीक है, रिसीविंग ऑफ ट्रेन्स। फिर उसके बाद ट्रेन रिसीव हो गई, अब उसमें क्या करेगा? पैसेंजर चढ़ेगा या फिर वहाँ से पैसेंजर उतरेगा ट्रेन से। तो उसके लिए कह सकते हैं कि फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमने देखा सिंगल लाइन है और दूसरी कोई फास्ट ट्रेन आ रही है, तो एक ट्रेन को हम स्टेशन पे रोक देते हैं और दूसरी ट्रेन के लिए, जो फास्ट मूविंग ट्रेन है या उस स्टेशन पर नहीं रुकेगी, उसके लिए हम रास्ता प्रोवाइड करते हैं, ट्रैक को क्लियर करते हैं। तो ये क्या कर सकता है कि रेलवे स्टेशन का यूज हम किस लिए कर सकते हैं? फॉर दी या फॉर कंट्रोलिंग दी मूवमेंट ऑफ ट्रेन। ठीक है, फर्दर कंट्रोलिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। और कह सकते हैं फॉर फ्यूलिंग, है ना? फ्यूलिंग की स्पेलिंग सही है? हाँ, देख लीजिएगा, फॉर फ्यूलिंग, है ना? एंड वाटरिंग, एंड वाटरिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे? फ्यूलिंग में आपका अभी करंट पे हम डीजल इंजन यूज कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हमको फ्यूलिंग की जरूरत नहीं रहती है इलेक्ट्रिसिटी इंजन में। लेकिन अगर डीजल इंजन यूज कर रहे हैं तो उसको हम जो फ्यूलिंग करते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, तो वो हम स्टेशन पे करते हैं। ठीक है, एक उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन होता है वहाँ पे। फिर अगर हम कहें तो जो डिब्बों में पानी भरने का काम होता है वो भी हम स्टेशन पे ही परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हम जिसके लिए हम रेलवे स्टेशन का यूज करते हैं। तो मेनली क्या है? रिसीविंग ऑफ द ट्रेन, कंट्रोलिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, एंड कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड
कोर्स, ठीक है। तो ये कुछ मेन फंक्शन हो गए। तो अभी हम बात करेंगे साइट सिलेक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है। साइट सिलेक्शन में क्या क्या हो सकता है। अगर हम आपसे पूछे कि रेलवे स्टेशन हमको बनाना है, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, तो आप सिंपल वे में कोई भी होगा उससे पूछोगे तो क्या बताएगा, कहेगा कि हमारे घर से पास में होना चाहिए कि इजली हम पहुंच सके, ठीक है। रोड, इस जहाँ पे भी स्टेशन बन रहा हो, रेलवे स्टेशन बन रहा हो, वहाँ तक रोड अवेलेबल हो, गाड़ी को जाने के लिए, हमको ट्रेवल करने के लिए वहाँ तक। फिर उसके बाद अगर स्टेशन बनाना है हमको, तो कुछ एरिया वो कवर करता है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एरिया नीडेड होता है, उतना एरिया होना चाहिए। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है कि अगर हम ट्रेन को जैसे खड़ा करते हैं, वहाँ पे ट्रेन ले जाके हम रोकते हैं, अब रुकने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेन किसी ढलान में खड़ी हुई है और उसमें ग्रेविटी के थ्रू ही मूवमेंट हो जाए, ग्रेविटी के थ्रू ही मूवमेंट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मतलब कि उसमें हम साइड की अलाइनमेंट भी चेक करेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट कैसा है, प्लेन है या फिर जो है स्टीप, ऐसा करके हम चेक करेंगे। फिर और क्या हो सकता है कि वो सिटी से कितनी दूर पे है या सिटी के बीच में अगर है तो बेस्ट है, क्योंकि सबके लिए इजिली एक्सेस मिल सकेगा वहां तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट होते हैं जो कि साइट सिलेक्शन में हम ध्यान देते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे साइट सिलेक्शन फॉर रेलवे स्टेशन। अब इसमें हम लिखेंगे फॉर द साइट सिलेक्शन फॉर द गुड साइट सिलेक्शन, गुड साइट सिलेक्शन फॉलोइंग पॉइंट्स should be kept in mind, should be kept in mind, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, सबसे पहले कि सफिशिएंट लैंड एरिया होना चाहिए, सफिशिएंट लैंड एरिया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी विद टाउन और सिटी, विद टाउन और सिटी, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि गुड ड्रेनेज फैसिलिटी, है ना, गुड ड्रेनेज फैसिलिटी। इससे क्या निकल के आ रहा है कि जब भी बारिश हो तो ऐसा ना हो कि वहां पे जल जमाव हो जाए, पानी भर जाए, ठीक है। पानी भर जाएगा तो क्या होगा, रेल वहां से गुजरेगी तो फिर हमारा जो भी परमानेंट ट्रैक होता है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो गुड ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा लैंड अप होना चाहिए, वहां पे पानी गिरे तो बाहर बह जाए, वहां ना रुके। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अलाइनमेंट, तो स्टेशन साइट अलाइनमेंट। और क्या हो सकता है इसमें, हम किस टाइप का हमको स्टेशन प्रोवाइड करना है वो भी हम देखें। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टेशन एंड यार्ड, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द स्टेशन एंड यार्ड्स, क्लियर है। ये तो हो गया कि साइट सिलेक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन। अभी हमारा रेलवे स्टेशन सेलेक्ट हो गया,
रेलवे स्टेशन बन भी गया। अगर हमको उसको क्लासिफाई करने का नंबर आता है तो हम उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ऑफ द रेलवे स्टेशन। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर कह सकते हैं कि क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेस हम डिसाइड करते हैं कि इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले होता है, हम बात करेंगे ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन। क्या? ऑपरेशनल, ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन। ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन में हम तीन प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक तो होता है ब्लॉक स्टेशन, फिर दूसरा कह सकते हैं नॉन ब्लॉक स्टेशन, और तीसरा टाइप होता है इसमें स्पेशल क्लास स्टेशन। ठीक है, ब्लॉक स्टेशन, नॉन ब्लॉक स्टेशन और स्पेशल क्लास स्टेशन। तो हेडिंग डालते हैं हम ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन इसमें हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तीन टाइप के स्टेशन को हम ब्लॉक स्टेशन के का दर्जा देते हैं। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। और ये किसके बेसिस पे होता है? इंपॉर्टेंस, कितना, किस हिसाब से उस स्टेशन का इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस पे हम उसका क्लास देते हैं कि क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा उस स्टेशन का, हम उसको कैटेगरी उतना ऊपर रखेंगे, ए पे रखेंगे। फिर अगर उससे कम इंपॉर्टेंस रखता है तो क्लास बी करेंगे, फिर उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंस रखता है तो क्लास सी करेंगे। ठीक है, तो कहें कि क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी स्टेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। क्लियर है कि ब्लॉक स्टेशन में तीन प्रकार के स्टेशन होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, जिसको हम किस बेसिस पे, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास बी, सॉरी नेक्स्ट हम बात करेंगे बी टाइप। सॉरी, बी टाइप में होगा नॉन ब्लॉक स्टेशन, नॉन ब्लॉक स्टेशन। अब इसमें एक एक ही टाइप रखते हैं, उसको बोलते हैं हम क्लास डी स्टेशन। ठीक है, क्लास डी स्टेशन, इसको हम फ्लैग स्टेशन भी बोलते हैं, फ्लैग स्टेशन। ये कहाँ पे होता है? ये अगर दो ब्लॉक स्टेशन है, उसके बीच का अगर कोई स्टेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन फ्लैग, नॉन ब्लॉक। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन ऑफ टू ब्लॉक स्टेशन। ठीक है, तो ये दो ब्लॉक स्टेशन के बीच में सिचुएट रहता है और इसको हम एज अ क्लास डी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पेशल क्लास स्टेशन। ठीक है, सी टाइप है स्पेशल क्लास स्टेशन। ये जो है हमारा ABCD में कवर नहीं होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नॉट कवर्ड इन A, B, C एंड D टाइप। ठीक है,
फिर दूसरा आता है, ये तो हो गया किस बेसिस पे, ऑपरेशनल बेसिस पे, किस हिसाब से का उसका ऑपरेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो नंबर 2 फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले अगर हम कहें कि जंक्शन टाइप, ठीक है, कैसा जंक्शन टाइप। तो जंक्शन टाइप पे क्या होता है कि मिनिमम 3 रोडें जो है आके मिल रही है, ठीक है, आउटगोइंग, दो रेल ट्रैक आउटगोइंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के हमको जो स्टेशन होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि जंक्शन टाइप। अब जंक्शन में कुछ है, जैसे लखनऊ जंक्शन हुआ, फिर मथुरा जंक्शन हुआ। तो मथुरा जंक्शन में कितने ट्रैक हैं, 7, ठीक है, 7 ट्रैक। तो इवन मथुरा जंक्शन जो है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म तो नहीं कह सकते, उसमें ट्रैक जो है सबसे हाईएस्ट नंबर हम कहते हैं कि मथुरा जंक्शन का, उसके 7 ट्रैक हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जंक्शन टाइप। फिर उसके बाद आता है, और न्यू दिल्ली भी, वो भी जंक्शन में आता है। तो इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम, लखनऊ जंक्शन, लखनऊ जंक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में बी टाइप में, नॉन जंक्शन, नॉन जंक्शन स्टेशन, ठीक है, नॉन जंक्शन स्टेशन। अब ये जो हमने कहा कि 3 ट्रैक आके मैच कर रहे हैं, तो इस क्लास इसको सेटिस्फाई नहीं करती है इस टाइप के स्टेशन, तो उसको हम बोलते हैं नॉन जंक्शन। इसमें जैसे क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटे स्टेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि ट्रेन बस आती है और आने के बाद वहाँ पे एक ही रूट होता है, बस उस पर रुकती है, रुक के अगर पैसेंजर बोर्ड होने वाले होते हैं तो हो जाते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई और अदर साइड से ट्रेन नहीं आ रही होती, एक ही सिंगल ट्रैक होगा, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं नॉन जंक्शन स्टेशन। नॉन जंक्शन स्टेशन कौन कौन से हो सकते हैं, अभी आप अपने एरिया में कोई छोटा ऐसा स्टेशन देख लो कि जहाँ पे एक ही साइड से ट्रेन आ सकती, मिनिमम हो सकता है कि वहाँ पे 2 डबल ट्रैक हो, ठीक है, डबल ट्रैक हो, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं दूसरे, जब डायरेक्शन कह सकते हैं, डायरेक्शन एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ऐसे करके जो जंक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है इसको बोलते हैं जंक्शन। अगर सिंगली ट्रेन ऐसे आ रही है और यहाँ पे क्या हुआ कि हमने स्टेशन बना रखा है, तो बस हाल्ट होगी यहाँ पे, पैसेंजर्स अपना बोर्ड डी बोर्ड होंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन जंक्शन स्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप सी, और कौन सा, टर्मिनल, टर्मिनल स्टेशन। अब टर्मिनल स्टेशन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऐसा स्टेशन जहां पे ट्रैक हमारा टर्मिनेट हो रहा, उसके आगे ट्रैक नहीं बिछा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल इतना समझ में आ गया क्या होता है कि जहां पे हमारा ट्रैक टर्मिनेट हो रहा हो उसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल जंक्शन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो सीएसटी, ठीक है। तो एग्जांपल इसका हम ले सीएसटी। सीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा कि ट्रेन बस उसी स्टेशन तक जाती है, फिर उसके बाद वापस आती है। तो ऐसे स्टेशन जहां पे ट्रेन जाके बस वापस आ सके, ऐसा नहीं कि आगे जा सके, वो ऑप्शन वहां पे नहीं रहता आगे जाने वाला, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल स्टेशन। सीएसटी हो गया। इवन आई थिंक जैसा मुझे याद है कि देहरादून भी एक तरह का टर्मिनल जंक्शन है शायद, मैं बहुत पहले विजिट किया था, तो वहाँ पे भी ट्रेन जाती है और उसके बाद वहाँ से वापस आती है, तो वो भी एक तरह का टर्मिनल जंक्शन हो सकता है। अभी करंट की क्या कंडीशन है, मैं थोड़ा से क्लियर नहीं हुआ इस चीज़ से, बचपन में मैं था उधर, ठीक है। तो अभी टर्मिनल जंक्शन हो गया।
जंक्शन टाइप हो गया, नॉन जंक्शन टाइप हो गया, टर्मिनल स्टेशन हो गया। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे लूप के बारे में, ठीक है। लूप के बारे में क्या, लूप क्या होता है कि जब कहीं पर कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है तो इसी को लूप बोलते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पे ऐसा तो ट्रेन के केस में तो ऐसा तो नहीं होता, इसमें दो तीन टाइप से लूप फॉर्म होता है, वो हम देखें, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन, कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हमारी कोई ट्रैक है और इससे कुछ एक ऐसा ट्रैक निकला हुआ है और फिर जाके फिर से उसी ट्रैक में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से ये गया और ये गया, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक तरह का लूप फॉर्म हो रहा है कि ट्रैक स्प्लिट तो हो रहा है लेकिन जाके फिर से हमारे मेन ट्रैक में फिर से मिल जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लूप। तो व्हेन द ब्रांच लाइन फ्रॉम अ मेन लाइन, व्हेन branch line from the main line again terminate, या अगेन टर्मिनेट, या कह सकते हैं कि अगेन ज्वाइन दी मेन लाइन, दैट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड लूप, ठीक है। ये क्या कहलाता, लूप कहलाता। अब लूप कितने प्रकार के हो सकते हैं, लूप तीन प्रकार के हो सकते हैं। तो लूप कैन बी ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट वन स्प्लिट लूप, स्प्लिट लूप। स्प्लिट लूप से क्या समझ में आ रहा है कि ट्रैक हमारा स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। ट्रैक हमारा ये आया यहाँ तक, इसके बाद ये स्प्लिट हो गया, फिर जाके ये, सॉरी यार, और इधर से एक स्प्लिट होके इधर जाए और फिर जाके फिर से ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिट लूप। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेलिंग लूप के बारे में। नेक्स्ट हमारा ट्रेलिंग लूप, ट्रेलिंग लूप। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि अगर ये मान लिया हमारी मेन लाइन है, ठीक है, और इसके बाद ये क्या होता है, ऐसे करके इधर से कोई ये ऐसी कंडीशन अगर बन जाती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो इसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग लूप। और तीसरा क्या कंडीशन बन सकती है, तीसरा हमारा बनता है स्ट्रेट एंड लूप, ठीक है, स्ट्रेट एंड लूप। यहाँ पे क्या होता है, एक तो हमारी मेन स्ट्रेट ट्रैक होती है, ठीक, अब इससे ही ऐसी, ऐसे, ऐसे, तो अगर ये कंडीशन अराइज होती है तो उस इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंड लूप। अब इसके कुछ क्वालिटी हैं, उसको थोड़ा सा हम मेंशन कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिटी है। तो स्प्लिट लूप में क्या हो रहा है कि हमारी ट्रेन मेन ट्रैक को छोड़ के ब्रांच लाइन में चली जा रही है, मेन ट्रैक में नहीं जा सकती आगे, मतलब स्ट्रेट पोर्शन में नहीं जा सकती। तो जब भी स्ट्रेट पोर्शन में नहीं जाएगी, उसको अपना रूट चेंज करना होता है, डाइवर्ट करना होता है,
तो उस केस में क्या होता है, हमको रिड्यूस करना पड़ता है स्पीड को, ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड से अगर स्ट्रेट ट्रैक में दौड़ सकती है उस स्पीड से वो मुड़ नहीं सकती, ट्रैक को चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए थोड़ा बहुत स्पीड हमको कम करना पड़ता है। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द फास्ट मूविंग ट्रेन, ठीक है, तो नॉट सुटेबल फॉर द नॉट सुटेबल फॉर फास्ट मूविंग ट्रेन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि पहले तो इस रास्ते में मुड़ी, फिर यहाँ गई और फिर इसको मुड़ना पड़ेगा इधर, तो यहाँ पे रिड्यूस की, अगर यहाँ पे स्पीड गेन भी करती तो फिर से इसको स्पीड रिड्यूस करके फिर से दूसरे ट्रैक में जाना होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं रहती कि स्पीड को बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग लूप में देखिए क्या हो रहा है कि एक ही बार उसको मुड़ना पड़ रहा है, यहाँ से तो ये सीधा चली जा सकती है, फिर इसके बाद इसको, तो जितना हमको स्पीड यहाँ पे कंट्रोल कम करना रहता है इतना स्पीड इसमें नहीं, तो इसमें हम थोड़ा सी स्पीड इन कंपैरिजन टू लूप स्प्लिट लूप के कंपैरिजन में हम थोड़ा से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसको हम मेंशन कर लें कि इट इज अ लेस ऑब्जेक्शनल लेवल, तो इट इज लेस ऑब्जेक्शनेबल कंपेयर टू स्प्लिट लूप, ठीक है, ये स्प्लिट लूप से तो कम ऑब्जेक्शन रहती है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही बार हमको ट्रैक चेंज करना है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट एंड लूप। अब स्ट्रेट एंड लूप का काम हमको कहाँ पे पड़ता है, अब हमने देखा होगा कि स्टेशन पे, ठीक है, स्टेशन पे अगर हमको डिफरेंट प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म पे इनका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सीधा ट्रैक ऑलरेडी हमारे पास एक तो सीधा ट्रैक एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि हम ट्रेन को इधर डाइवर्ट कर सकते हैं, फिर इस पे जा सकती है, फिर इधर से और डाइवर्ट करके इस पे जा सकती है, फिर इधर से और डाइवर्ट करके इस, तो इस तरह से हम प्लेटफॉर्म तो चेंज कर ले रहे हैं, लेकिन अगर हमको यहाँ नहीं रुकना है, अगर किसी फास्ट मूविंग ट्रेन को सीधा हमको निकाल देना है, तो हम जिस स्पीड से यहाँ पे ट्रेन पे रिसीव होते हैं उसी स्पीड से हम निकल भी सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट मूविंग व्हीकल्स को हम अलाउ करते हैं। तो इट इज सुटेबल फॉर फास्ट मूविंग ट्रेन, ठीक है, एज देयर इज नो स्पीड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कभी कभी आप देख भी सकते हैं कि जब स्टेशन में बैठे रहो तो शताब्दी या कुछ ऐसी गाड़ी निकलती है जहाँ पे उसका हॉल्टेज नहीं रहता है, तो वो फुल स्पीड से, जितनी स्पीड से वो अपना चल रही होती है उसी स्पीड से निकलती है, ऐसा नहीं कि वहाँ स्टेशन पे जाके वो स्लो डाउन हो, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ठीक है, तो इट इज सुटेबल फॉर द फास्ट मूविंग ट्रेन एंड नो स्पीड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं साइडिंग के बारे में। साइडिंग, साइडिंग से क्या निकल के आ रहा है, कुछ ऐसा साइड में दे दिया हमने, साइडिंग से निकल के आ रहा है कि कुछ हमने साइड में दे दिया, अगर मेरा मेन ट्रैक है तो कुछ हम साइड में दे दिया, ये सीन, इसको हम बोलते हैं साइडिंग। अब इसका इस्तेमाल क्या हो, किस लिए होता है कि अगर हमको एक तो जब हमें मार्शलिंग करना होता है, ठीक है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसी कंडीशन, कभी कभी यहाँ पे देखा होगा तो कि सैंड हम्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सैंड हम्प प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई ट्रेन की स्पीड हमको कंट्रोल में नहीं है या कुछ ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है तो हम यहाँ पे इसको अलाउ कर देते हैं और यहाँ पे सैंड होती है, ये थोड़ा सा स्पीड इसकी डाउन हो जाती है कुछ, ठीक है, इसको हम एज अ कह सकते हैं कि बफर स्टॉप, ठीक है, कह सकते हैं कि बफर स्टॉप, तो इसको डिफाइन करेंगे कैसे, व्हेन अ ब्रांच लाइन when a branch line
टर्मिनेट्स एट डेड एंड, ठीक है, यहाँ पे डेड एंड होता है, इस पॉइंट पे डेड एंड होता है, एट डेड एंड विद, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, एक तो हम बफर स्टॉप प्रोवाइड कर सकते हैं। बफर स्टॉप देखिए, अगर इमेज मिल जाएगी तो हम आपको दिखाते हैं। या यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है कि हमने एक ब्रांच लाइन दिया और ब्रांच लाइन देने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बफर स्टॉप के थ्रू वहाँ पे हम डेड एंड क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है, कि ट्रेन हमारी इस एंड से आगे नहीं जा सकती। तो इसको हम बोलते हैं साइडिंग, ठीक है। कहीं कहीं पे डेड एंड भी दिया होता है या डेड एंड नहीं दिया होता तो यहाँ पे सैंड हम्प दे देते हैं, थोड़ा सा इसका एलिवेशन ज़्यादा रख देते हैं और यहाँ पे सैंड भरी होती है, ठीक है, सैंड भरी होती है, तो इसको हम सैंड हम्प बोलते हैं इस ऐसे केस में। तो इसको पूरा कर लेते हैं। व्हेन अ ब्रांच लाइन terminates at a dead end with a buffer stop or sand hump, it is called as siding, ठीक है, it is called siding। साइडिंग से समझ में आया, साइड में दे रखा है, जो भी हमारा मेन लाइन था उसे ब्रांच लाइन निकाला गया और उसको डेड एंड में खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। और डेड एंड जो होता है उसमें हम या तो बफर स्टॉप प्रोवाइड कर देते हैं या फिर हम सैंड हम्प प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो और इसका यूज क्या होता है, तो इसका हम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज वैगन स्टोरेज, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप होते हैं साइडिंग के, तो कुछ टाइप होते हैं, तो कह सकते हैं कि टाइप ऑफ साइडिंग, टाइप ऑफ साइडिंग्स। कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, ट्रैप, दूसरा हम कह सकते हैं संटिंग, नेक्स्ट हो सकता है कैच, एंड प्राइवेट एंड असिस्टेड साइडिंग, ठीक है। तो ये चार प्रकार के साइडिंग्स होते हैं। ये हो गया हमारा साइडिंग के बारे में। साइडिंग समझ में आया, ब्रांच लाइन से सॉरी मेन लाइन से एक ब्रांच लाइन हम निकालते हैं और उसको हम टर्मिनेट करा देते हैं डेड एंड पे, जो कि या तो बफर स्टॉप प्रोवाइड करते हैं या फिर हम सैंड हम प्रोवाइड करते हैं डेड एंड पे, ठीक है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टेशन यार्ड के बारे में, जानेंगे हम स्टेशन यार्ड क्या होता है। तो स्टेशन यार्ड्स, अब स्टेशन यार्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो स्टेशन यार्ड कुछ नहीं, एक तरह का ट्रैक का सिस्टम होता है, ट्रैक का सिस्टम होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकते हैं। ट्रैक बिछा हुआ है, उसका पूरा सिस्टम जाल बिछा हुआ है, अब उसका कुछ पर्टिकुलर काम भी होगा, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि उसका काम होता है कुछ। तो क्या क्या काम हो सकता है, एक तो उस ट्रेन को रिसीव करता है,
या फिर कहें कि ट्रेन को दूसरा काम क्या हो सकता है, ट्रेन को स्टोर करके, मतलब कि कुछ अगर गुड्स लेके आया है उसको स्टोरिंग का काम, ठीक है। फिर उसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब कि सॉर्टिंग एंड मेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स। सॉर्टिंग का मतलब कि उसमें कुछ डिब्बे हमको घटाने बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। नया ट्रेन हमको बनाना है, फिर उसके बाद हम ट्रेन को डिस्पैच करते हैं। तो ये सब कुछ पर्पज हो सकते हैं जिसके लिए हम स्टेशन यार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेशन यार्ड क्या कह सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ ट्रैक होता है। तो स्टेशन यार्ड इज अ सिस्टम ऑफ ट्रैक्स। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रैक्स used for receiving, storing, sorting, making up nutrients, nutrients, dispatch, dispatching of vehicles, and for other purpose, other purposes, ठीक है। तो ये हो गया कुछ उसके काम। अब इसी काम के बेसिस पे हम स्टेशन यार्ड को भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम डिसाइड कर सकते हैं काम के बेसिस पे। जो उसका काम होगा उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेशन यार्ड है, ये पैसेंजर स्टेशन यार्ड है, ये गुड्स स्टेशन यार्ड है, या फिर मार्शलिंग स्टेशन यार्ड है, फिर या लोकोमोटिव स्टेशन यार्ड है। तो कह सकते हैं कि टाइप ऑफ स्टेशन यार्ड, टाइप ऑफ स्टेशन यार्ड। तो सबसे पहले हम स्टेशन यार्ड किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसेंजर के लिए, ठीक है। तो कह सकते हैं एक तो पैसेंजर यार्ड यार्ड हो जाएगा, पैसेंजर यार्ड। दूसरा क्या हो सकता है, गुड्स यार्ड। तीसरा क्या हो सकता है, मार्शलिंग, मार्शलिंग यार्ड। और क्या हो सकता है, लोकोमोटिव यार्ड, ठीक है। ये चार प्रकार के यार्ड हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसेंजर यार्ड की। पैसेंजर बोगी यार्ड, ठीक है। तो हमने देखा कि यार्ड क्या होता है, एक सिस्टम होता है ट्रैक का। अब उसका काम क्या है, इसके बेसिस में उसका टाइप डिसाइड होता है। काम अगर वो पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है तो पैसेंजर यार्ड कहलाएगा, अगर वो गुड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो गुड्स यार्ड कहलाएगा, अगर वो शंटिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। शंटिंग मतलब कि आ, उसके कुछ बोगी इसको निकालना है, कुछ जोड़ना है? तो उसमें, या फिर हम कहें कि ट्रेन के जो इंजन होता है उसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो ये सारे के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम मार्शलिंग यार्ड बोलेंगे। अगर हम केवल इंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम लोकोमोटिव यार्ड बोलेंगे, ठीक है। तो पैसेंजर बोगी यार्ड का हम क्या कह सकते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ द द फंक्शन ऑफ पैसेंजर पैसेंजर बोगी यार्ड
is to provide safe movement of passengers। ठीक है, passengers and vehicles for the use of passengers। अब स्टेशन पे हम कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा पैसेंजर यार्ड है कौन सा नहीं है? तो पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, पैसेंजर प्लेटफॉर्म में भी रिगार्डेड एज अ पैसेंजर बोगी यार्ड। ठीक है, तो ये हो गया पैसेंजर बोगी यार्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे गुड्स यार्ड। क्या? गुड्स यार्ड। तो ट्रैक का वो सिस्टम जो गुड्स के लोडिंग अनलोडिंग इसके लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, गुड्स यार्ड। तो द मेन फंक्शन द फंक्शन ऑफ गुड्स यार्ड is to provide facility to goods facility for loading and unloading of goods। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हीकल एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हीकल। ठीक है, ये हमारा हो गया गुड्स यार्ड। मार्शलिंग यार्ड हम नेक्स्ट हम देख लेंगे। मार्शलिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? यार्ड used for receive, break up, reform and dispatch। dispatch of train, dispatch yard used for the receive, break up, reform and dispatch of trains called as marshalling yard। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्शलिंग यार्ड। काय काय के लिए इस्तेमाल होता है इसको? कि ट्रेन को रिसीव करता है, फिर उसके बाद उसका अगर डिब्बे चेंज करना है या डिब्बे कम करना है बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद अगर हमको इंजन चेंज करना है, तो इन सारे काम के लिए हम मार्शलिंग यार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ यार्ड्स के। तो टाइप्स ऑफ यार्ड में क्या क्या हो सकता है कि इसमें फ्लैट यार्ड हम डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल यार्ड डिस्कस करेंगे, हम्प यार्ड और लोकोमोटिव यार्ड। ठीक है, तो इसमें नाम से ही इनके सारे इनकी क्वालिटी निखर के आती है। क्या? फ्लैट यार्ड है तो एरिया जो होगा हमारा वो फ्लैट होगा। ठीक है, वहाँ पे कोई ग्रेडियंट अवेलेबल नहीं होगा। तो इसमें अगर मार्शलिंग ऑपरेशन करना है तो अगर ये एरिया हमारा फ्लैट है, अगर इसमें हमको ट्रेन की ये हमारी लाइन है, ठीक है,
ये अगर हमारी लाइन है या कुछ कनेक्शन है, अगर हमको इस ट्रेन है, ट्रेन में अगर हमको इस डिब्बे को हटाना है, इस डिब्बे को हमको काट के बाहर ले जाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर से इंजन लेके आएंगे, यहाँ पे फंसाएंगे, इधर से ये इंजन लेके आएंगे और इसको फंसाएंगे, फिर उसके बाद इसको खींच के लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी मार्शलिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमको क्या नीड रहेगी, उसके लिए हमको जरूरत रहेगी कि एक एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत होगी। ठीक है, अगर वहीं पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर रोल में आ जाए, ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा ग्राउंड है कुछ ऐसा स्लोपी हो, तो अब भी अगर हमको यहाँ पे किसी तरह से हम अगर अपनी ट्रेन को यहाँ पे ले आए और इस डिब्बे को हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इस डिब्बे को बस यहाँ से कनेक्शन काट देंगे, ये अपने आप ऑलरेडी धनकता हुआ चला आएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल यार्ड। फिर उसके बाद हम्प में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल हम्प क्रिएट करा देते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें ट्रेन को पहले पुश करके इस हम्प के ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद अगर इस डिब्बे को हटाना है तो इधर चला जाएगा, या इधर से काटना है तो इधर चला जाएगा। यहाँ भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम पे आता है। ठीक है, तो ये होता है हम्प यार्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकोमोटिव यार्ड। लोकोमोटिव यार्ड का मतलब हुआ कि कोई भी लोकोमोटिव से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो यार्ड इस्तेमाल होता है उसको हम लोकोमोटिव यार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 यार्ड हम डिस्कस करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैट यार्ड की। फ्लैट यार्ड तो क्या होता है कि इसमें इंटायर स्पेस ऑफ द यार्ड, इंटायर स्पेस ऑफ यार्ड इज लेवल। ठीक है, एंड एनी ऑपरेशन, एनी मार्शलिंग ऑपरेशन requires an एक्स्ट्रा इंजन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे एरिया प्लेन होगा और कोई भी अगर मार्शलिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है तो हमको एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत पड़ेगी। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इट इज यूज्ड वेयर लैंड अवेलेबल लैंड इज लिमिटेड, अवेलेबल लैंड इज लिमिटेड। क्लियर है, तो इसका इस्तेमाल जहाँ पे लैंड लिमिटेड होगा वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यार्ड की। ग्रेविटेशनल यार्ड इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी ट्रैक होगा वो एक ग्रेडियंट पे होगा, है ना, तो कह सकते हैं कि ट्रैक्स आर इन सम ग्रेडियंट, एंड मार्शलिंग ऑपरेशन is done with the help of with the help of gravity force, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल हमने किया तो इसमें एक केस जनरेट होगा कि मान लिया अगर हमारा ये ये ट्रैक है, ट्रैक में ये ट्रेन है। ठीक है, अब अगर एक किसी इस इंजन इसको अगर हमको इस डिब्बे को हमको काटना है, काट के निकालना है इस तरह से, इस ट्रेन से बाहर करना है, तो यहाँ से तो कनेक्शन हम काट देंगे, कनेक्शन काट देंगे तो ये डिब्बे क्या होगा, चल देगा इधर को। अब चल देगा तो इसको हमको कंट्रोलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से गया दूसरी ट्रेन में जाके टकरा गया जाके,
तो इसके लिए जो कंट्रोलिंग करेंगे, अगर यहीं पे इंजन लगा होता तो क्या होता है कि इंजन की जितनी हम स्पीड कम करना बढ़ाना चाहते हैं तो उससे हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि इंजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका जो वेट का कंपोनेंट काम कर रहा है ये वाला, इसके थ्रू हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमको इसको कंट्रोल करना होगा, तो इसको हम मैनुअली जो उसमें ब्रेक होते हैं उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो इन दिस वैगन्स या मूवमेंट ऑफ वैगन्स आर कंट्रोल्ड मैनुअली या कंट्रोल्ड बाय मैनुअल ब्रेक्स। क्लियर है? नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे अपना हम्प। ठीक है, हम्प यार्ड का। थर्ड वन हम्प यार्ड। तो हम्प यार्ड में क्या होगा कि इसमें अगर नेचुरल अकरिंग स्लोप नहीं है तो हम क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियली हम हम्प क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली हम हम्प क्रिएट कर देते हैं या नेचुरली अकरिंग अगर हम्प है तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि मान लिया ये हमारे पास प्लेन ही था, लेकिन कुछ एरिया को हमने ऐसा हम्प बना दिया। अब इसके ऊपर हम ट्रैक बिछा रखें। अब इसमें अगर कोई ट्रेन है, हम किसी एनर्जी के थ्रू, मतलब कि इंजन के थ्रू हम अगर इस पे चढ़ा दिए, अब इस पे चढ़ा दिए तो उसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें एक यहाँ स्टेबल तो रहेगा नहीं, इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा अब मार्शलिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम्प का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स काम पे आता है, मतलब रोल में आ जाता है, और उसका इस्तेमाल करके हम मार्शलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं इन दिस a hump मैनुअल या इसको आर्टिफिशियल और नेचुरल hump is used for marshalling ऑपरेशन। और इसमें क्या करते हैं कि इनिशियली इंजन is required to push the train on the hump। ठीक है, पहले क्या होता है कि एक इंजन की रिक्वायरमेंट होती है कि ट्रेन को हम्प पे पहुंचा दिया जाए, फिर उसके बाद उसका जो ग्रेविटेशनल कंपोनेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए हम मार्शलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और कह सकते हैं कि इन मॉडर्न डेज these are yeah this is more economical than flat yard and gravitational yard। ठीक है, ये जो है दोनों से इकोनॉमिकल होता है। फ्लैट यार्ड में तो हम एक्स्ट्रा इंजन से सारा ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे ट्रेन को ले जाना, डिब्बे को ले जाना, सारी चीज़ें हम इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल यार्ड में हम उससे थोड़ा सा कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, वो उससे इकोनॉमिकल होगा। लेकिन ये जो हमारा हम्प यार्ड है ये दोनों से ज़्यादा ये इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकोमोटिव यार्ड के बारे में। फोर्थ वन लोकोमोटिव
यार्ड। लोकोमोटिव यार्ड क्या होता है? जो भी हमारा लोकोमोटिव से रिलेटेड ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोकोमोटिव यार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो कह सकते हैं लोकोमोटिव यार्ड is used for the operation related to locomotive। Locomotive yard is used for the operation related to locomotive which are mentioned below। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? अब आप खुद से सोचिए क्या क्या ऑप्शन हो, क्या क्या ऑपरेशन इस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, लोकोमोटिव को मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में तो वैसे सब कुछ आ जाता है लेकिन अलग से लिख देते हैं इसको। ऑयलिंग, ठीक है, फ्यूलिंग है ना, या रिफ्यूलिंग कह सकते हैं, रिफ्यूलिंग, वाटरिंग, ठीक है, और कुछ हो सकता है, सर्विसिंग। ये सारे ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लोकोमोटिव यार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इक्विपमेंट्स इन स्टेशन यार्ड। इक्विपमेंट्स इन स्टेशन यार्ड, कौन कौन से इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करते हैं स्टेशन यार्ड पे, उसके बारे में। ठीक है, इक्विपमेंट्स इन स्टेशन यार्ड। अब इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यूज करते हैं क्रेन। नंबर 2 वेट ब्रिज, ठीक है, वेट ब्रिज। और क्या हो सकता है इसमें? इसमें ट्रैवर्सर, ठीक है, ट्रैवर्सर हो सकता है, लोडिंग गेज, लोडिंग गेज, इंजन शेड, इंजन शेड। और क्या हो सकता है? इंजन शेड को और भी एक टर्म से जानते हैं हम, लोको शेड। ठीक है, लोकोमोटिव भी बोलते हैं ना इंजन को, तो लोको शेड भी बोलते हैं। फिर इसी में एस्पिट भी आता है जिसका इस्तेमाल आजकल नहीं करते हैं हम लोग। क्यों नहीं करते हैं? अगर आप लोग बता सके तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आजकल हम एस का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, एस्पिट का कोई काम नहीं, किस लिए? क्योंकि हम कोल इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोल में ही एस जनरेट होती है, राख उसी में जनरेट होती थी। अभी हम डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कहें तो ड्रॉप पिट। ड्रॉप पिट, ड्रॉप पिट का इस्तेमाल करेंगे, जरूर करेंगे। क्यों करेंगे आगे देखेंगे। फिर इसके बाद ट्रैंगल्स, टर्न टेबल्स, टर्न टेबल्स, और भी कुछ है। हाँ, ट्रेवर्सर का नाम लिया था मैंने, ट्रेवर्सर, स्कॉच ब्लॉक। ठीक है, स्कॉच, स्कॉच तो आप लोग जानते ही होंगे, पर वो नहीं है। ठीक है, ये स्कॉच ब्लॉक है। और क्या हो सकता है इसमें? ट्रैप स्विचेस, ट्रैप स्विचेस,
इसको हम डिरेलिंग स्विचेस भी बोलते हैं, डिरेलिंग डिरेलिंग स्विचेस। और क्या हो सकता है, फॉलिंग मार्क, फॉलिंग मार्क। और क्या हो सकता है, बफर स्टॉप, बफर स्टॉप है, 12 के बाद 13 होगा और 14, ठीक है। ये क्या हो सकता है, सैंड हैम्प या स्नैग डेड हिंड, सैंड हम्प और स्नैग डेड इंड, ठीक है, डेड इंड। तो इतने प्रकार के हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा है, क्रेन का। तो क्रेन का इस्तेमाल क्या होता है, क्रेन का इस्तेमाल किसी चीज को उठाने के लिए होता है, उठा के इधर उधर रखने के लिए होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि क्रेन यहाँ पे किस काम में आएगा, अगर हमको कोई भी सामान उठाना है, कोई भी सामान मतलब कि अगर लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है उस केस में, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको रेल से रिलेटेड क्रिएट करना है, तो वहां पर भी क्रेन का इस्तेमाल होने वाला है। तो इसका हम इमेज भी देख लेते हैं अगर हमारे पास है तो। जी, ये हो गया क्रेन, ठीक है, क्लियर है। तो इससे हम लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रैक से रिलेटेड कुछ काम है तो उसका भी, उसको भी हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर यूज टू, these are used to loading and unloading of the goods from train, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा क्या था, वे ब्रिज, ठीक है, वेट ब्रिज कह सकते हैं इसको, वे ब्रिज, WEIGH ब्रिज, ठीक है। ये क्या होता है कि रेल पे अगर हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं अपने गुड्स का, ठीक है, रेल के थ्रू, ट्रेन के थ्रू अगर हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो कितना माल लेके जा रहा है उसको हम वेट करते हैं, ठीक है, कितना माल हमने लोड किया है उसको वेट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम पैसा बताएंगे कि भैया आपका इतना रुपया होगा। तो वेट करने के लिए, सामान का वेट करने के लिए हम, आपने धर्म कांटा देखा है, धर्म कांटा का क्या रोल होता है, धर्म कांटा का रोल होता है जब हम ट्रक में माल लोड कर देते हैं तो उसका वेट लेते हैं, फिर उसके बाद अनलोड करने के बाद हम इम्पटी ट्रक का वेट ले लेते हैं, और हमको निकल आता है कि इतना सामान हमारा लोड होके गया। सेम यहाँ पर यही रोल होता है कि हम खाली डिब्बे का वेट ले लेते हैं और उसके बाद भरे डिब्बे का वेट ले लेते हैं, जितना सामान लोड हुआ उसको हम वेट डिसाइड कर लेते हैं, उसके बेसिस पे उसका पैसा बन जाता है। तो ठीक है, तो वे ब्रिज इज यूज्ड, it is used for the way, for the taking of weight of weight of goods transported by ट्रेन, ठीक है। इसका भी हम इमेज आपको दिखा देते हैं, सेम धर्म कांटा का ही रोल होता है। तो धर्म कांटा हम रोड पे बनाते हैं, यहाँ पे वे ब्रिज में हम रेल पे बनाते हैं, तो रेल का ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिससे हम वेट कर सकें। तो वो हम देख लेते हैं, ये है ट्रेन का धर्म कांटा, ठीक है, रेलवे का धर्म कांटा है। तो ये जो ब्लू कलर की
ये जो यहाँ पे ब्लू कलर की पटरियाँ दिख रही हैं, ये इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जिस पे डिब्बा आने पे हम इसका वेट हमको यहाँ पे लगे हुए स्क्रीन पे अंदर उसमें निकल आता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा वेव ब्रिज। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या था बताओ भाई, लोडिंग गेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोडिंग गेज देखने वाले हैं। लोडिंग गेज, अब लोडिंग गेज का भी इस्तेमाल क्या होता है कि ये भी रिलेटेड है हमारा गुड्स से, ठीक है, ट्रेड। तो इसमें क्या होता है कि जब हम डिब्बे में सामान लोड करते हैं तो आपने देखा होगा नॉर्मली, क्या देखा होगा नॉर्मली, नॉर्मली आपने देखा होगा कि रोड पे अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या शहरों में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि अगर किसी ट्रैक्टर में भूसा भरा हुआ, किसी ट्रैक्टर में, तो ट्रैक्टर का तो जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, ठीक है। ट्रैक्टर ट्रॉली का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, ये पहिए हो गए, लेकिन इसमें जो भूसा भरा होता है कुछ ऐसे, है ना, कंडीशन बनती है, और ऐसे मतलब बहुत बाहर तक निकला होता, ठीक है, ऐसे करके। अभी ये क्या कर रहा है, इसके लिए तो जो रोड डिसाइड हुई है वो उतनी विड्थ ना कवर करके ये एक्स्ट्रा विड्थ कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरे भी गाड़ियों का आना जाना इससे बाधित होता है, लेकिन हम रेलवे में तो ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी रेल की पटरी होती है उसके साइड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, मान लिया कि कुछ पोल लगे हुए हैं जो कि कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ब्रिजेस हैं। अभी तो जो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी लाइन है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं। अगर इस तरह से हम लोडिंग कर देंगे तो क्या होगा कि ये तो एक कदम भी नहीं चल सकेगा, ठीक है। एक कदम का मतलब कि कुछ किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि लगे हुए साइड में जो लगे हुए फिक्स्ड स्ट्रक्चर हैं उनसे ये सामान लड़ेगा, या तो सामान टूटेगा, अगर सामान मजबूत है तो लगे हुए स्ट्रक्चर टूटेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक लोडिंग गेज प्रोवाइड करते हैं जिस पे हम एक डायमेंशन डिसाइड कर देते हैं कि इतने से ज़्यादा सामान नहीं होगा। अब बाय इमेज हम देखते हैं, बाय इमेज हम लोग देखते हैं। क्या भैया, लोडिंग गेज का फोटो इसमें है ही नहीं, एक मिनट, आपको लोडिंग गेज हम दिखा देते हैं। लोडिंग गेज इन रेलवे, आया क्या? ठीक है, हाँ आ गया। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए तो बेस्ट है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये आ गया आपका लोडिंग गेज, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसकी लोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम बना रखे हैं और इसके बाद हम लोडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा इससे अलाउ ही नहीं करेगा कि निकले, ठीक है, यहाँ से अलाउ ही नहीं करेगा कि इससे बाहर आए। तो इसको बोलते हैं लोडिंग गेज, ठीक है। तो दीज आर यूज, अब इसको किस लिए डिफाइन करें, तो अगर इसका इस्तेमाल किस लिए, दीज आर यूज टू फिक्स द डायमेंशन ऑफ लोडिंग मटेरियल या लोडेड मटेरियल, ठीक है, लोडेड मटेरियल ऑन दी वैगन, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया लोडिंग गेज। अभी हम इंजन सेड के बारे में देखेंगे, ठीक है। इंजन सेड, इंजन सेड
कौन सा नंबर है, शायद चौथा। इंजन सेड या इसको क्या और किस नाम से जाते थे, लोको सेड। अब इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जब इंजन के रिपेयर का काम हम करते हैं तो एक गैराज होता है, ठीक है, जैसे गैराज होता है गाड़ी बनाने के लिए गैराज होता है, सेम इसी चीज को हम इंजन सेट के नाम से जानते हैं। अब इसको भी हम बाय इमेज देख लेते हैं। तो इमेज इसमें आई कम है, इनपुट हाँ आया, ठीक है। ये हो गया इंजन सेट। यहाँ पे क्या है कि एक हमने सेट बना रखा है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है, उसके अंदर हम इंजन को लेके आएंगे। अब उसके बाद हम उस पर काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये हम सेट दे रखे हैं इसका, और इसके नीचे हम ट्रेन का डिब्बा, सॉरी ट्रेन का इंजन लेके आते हैं, फिर इसमें हम जो भी मेंटेनेंस का काम, जो भी काम होता है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कराते हैं। तो दीज आर यूज्ड फॉर द, या दिस इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस वर्क ऑफ लोकोमोटिव, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंजन साइड हो गया, और क्या है, लोको साइड उसको बोलते हैं एस्पिट। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे एस्पिट की। एस्पिट, एस्पिट का मतलब राख का गड्ढा, ठीक है, राख का गड्ढा। अब राख का गड्ढा किस लिए इस्तेमाल करेंगे, राख गिराने के लिए। जब हम कोयला इंजन यूज करते थे, कोयले से जो इंजन चलते थे उसका जब इस्तेमाल करते थे, तो उसमें कंटिन्यू हम कोयला बर्न करते थे, तो वो कोयला क्या होती है, राख में कन्वर्ट होती है जलने के बाद। अब उस राख को हमको डंप करना होता है, नहीं तो क्या होता है, जैसे हमने गांव में देखा अपना, कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कमेंट करिए हमें, हाँ। तो ये हमारा चूल्हा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा चूल्हा होता है, यहाँ पे हम लकड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है, और ये हमारी आग निकलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम भगोना चढ़ा देते हैं, ठीक है, ये सीन होता है। अब जब लकड़ियाँ इसमें जलती रहती है तो क्या होता है, ये कवर हो जाता है, ये पूरा भर जाता है राख से। अब उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होती है, घर मम्मी बहन ये सब क्या करती हैं, सुबह जब इसकी पूरी राख पहले बाहर निकलती हैं, फिर इसको इसको लीपा पोता करती हैं, ठीक है। तो ये सीन हम ट्रेन में भी करते हैं, ठीक। कंटिन्यू अगर हम उसमें कोयला डालते रहेंगे तो वो राख में कन्वर्ट होगी, तो राख को हमको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम हमारी लोकोमोटिव की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि उसमें हम कोयला डाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमको उसकी राख बाहर निकालनी होती है। तो हम एस्पिट का इस्तेमाल करते हैं। तो एस्पिट की भी इमेज हमारे पास होनी चाहिए, नहीं ये तो नहीं, एस्पिट एस्पिट यहाँ तो नहीं है, अगर है तो देख लेते हैं इसमें। ये है एस्पिट, ठीक है। तो यहाँ से इसमें क्या है कि हम ट्रेन के डिब्बे को यहाँ पे लेके आते हैं इस लोकेशन पे, और यहाँ पे हम राख का जो चैम्बर होता है उसको खोल देते हैं और राख नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड, इवन कहे तो दिस वाज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग ऑफ एस फ्रॉम लोकोमोटिव, फ्रॉम कोल लोकोमोटिव, ठीक है, कोल लोकोमोटिव, क्लियर। तो ये कोल लोकोमोटिव से एस कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में आती थी, और ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी कंसिडरेबल होना चाहिए कि दीज आर ऑब्सोलेट नाउडेज, ठीक है, ऑब्सोलेट ही बोलते हैं ना, कि ये आजकल यूज में नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो होगा एस्पिट के बारे में। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉप पिट, ठीक है। ड्रॉप पिट क्या होता है, ड्रॉप पिट ये हमारे जो लोको शेड होते हैं ना उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। ड्रॉप पिट क्या होता है, आपने देखा है जब हम गाड़ी बनवाने जाते हैं, फोर व्हीलर, ठीक है, किसके किसके पास है फोर व्हीलर,
नहीं है तो आ जाएगी, पढ़ो लिखोगे तो आ जाएगी, ठीक है। तो एज ड्रॉप इट के बारे में बात कर रहे थे। तो जब हम गाड़ी बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि नीचे का अगर इंजन का काम करना है, नीचे का जो काम करना होता है, तो उसके लिए वहाँ पे वो लोग मैकेनिक लोग वहाँ पे एक गड्ढा बनाए होते हैं, उसमें उतरते हैं। फिर ये आप उसमें एक ऐसा भी अरेंजमेंट लगा होता है जहाँ से पूरे गाड़ी को वैसे उठा देता है, ठीक है। तो वो जो नीचे गड्ढा वाला सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं ड्रॉप पिट, ठीक है। क्या बोले? ड्रॉप ड्रॉप पिट, ठीक। अभी हम बात करेंगे ड्रॉप पिट। ड्रॉप पिट, चलो इमेज से भी हम आपको दिखा देते हैं ड्रॉप पिट। ये है ड्रॉप पिट, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजन पे कुछ दिक्कत है, काम करना है हमको, तो उसको हम लोको सेट के अंदर लेके आए। लोको सेट के अंदर हम ये ड्रॉप पिट बना रखे हैं। कौन सा? ये पोर्शन हमारा ड्रॉप पिट कहलाता है। अब यहाँ पे हम ये अरेंजमेंट लगा हुआ है कि जिससे हम पूरे इंजन को उठा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम ड्रॉप पिट, तो ड्रॉप पिट आर यूज फॉर द मेंटेनेंस वर्क ऑफ लोकोमोटिव। ड्रॉप पिट is used for maintenance purpose, maintenance of the locomotive, ठीक है। ये हो गया ड्रॉप पिट। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, ड्रॉप पिट हो गया हमारा यहाँ तक। ट्रायंगल्स देखेंगे, ट्रायंगल्स है, फिर उसके बाद टर्न टेबल। चलिए ट्रायंगल देखते हैं पहले। ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल का काम पहले मैं आपको बता दूं। ट्रायंगल का काम क्या होता है कि अगर हमको इंजन का डायरेक्शन चेंज करना होता है, लोकोमोटिव का अगर डायरेक्शन चेंज करना होता है तो हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दें, हम जब छोटे थे तो मैं ये सोचता था कि इंजन जो है दोनों डायरेक्शन में चल लेता है, ठीक है। ऐसा ही है ना, एक ही डायरेक्शन में चलता है ना। हाँ, तो पहले मैं ये सोचता था कि इंजन दोनों डायरेक्शन में चल लेता है, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन कैसे चेंज करता होगा, ऐसे ही आता है फिर इसके बाद इधर बैक गियर में चल लेता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके डायरेक्शन को चेंज करना होता है। तो उसके डायरेक्शन के चेंज करने के लिए एक हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। देखो इसका क्या रोल हुआ। अगर हम, ये अभी हमारा इंजन का मुंह कैसा है, इधर है, ये आंखें, ठीक। अब हमको क्या करना है कि जाना इस डायरेक्शन में, इंजन का मुंह इधर को हो रखा है। तो अगर इसका मुंह चेंज कराना है तो क्या करेंगे, इसको पहले हम इधर ले आए, ठीक है। इधर ले आएंगे, यहाँ आ गया। अभी मुंह कैसे हो गया इसका, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको हम इधर मूव करा दें, तो जब इस लोकेशन में पहुंचेगा तो इंजन का मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ट्रैक को बिछा के, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। काम क्या होता है इसका, लोकोमोटिव का डायरेक्शन चेंज करता है। इसका भी देख लो, एक तो अरेंजमेंट ये है, दूसरा भी इसका एक इमेज होगा, ये सेम वही जो मैंने बनाया, आपको बना के बताया वही चीज़ है, राइट। ये सीन होता है इसमें। तो these are used for the, yeah, this is used for the, used for the change of, for the changing of direction of locomotive, क्लियर है। डिब्बे की भी जरूरत पड़ेगी, डिब्बे के भी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, डिब्बे की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों तरफ गेट पर लगा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ क्या कहते हो, चारों तरफ गेट लगा हुआ है, तो वो किधर भी रहे अपना काम कर लेता है। तो ये हो गया ट्रायंगल्स। तो लास्ट में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि
माइक की बैटरी खत्म हो गई, तो लास्ट के कुछ टाइम पे आवाज़ नहीं आई। तो हमने क्या कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हमने देख लिया। ट्रायंगल्स में क्या होता है कि अगर हमको लोकोमोटिव का डायरेक्शन चेंज करना होता है तो हम ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करें टर्न टेबल की। तो टर्न टेबल भी क्या होता है, एक तरह का ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स का अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। ट्रायंगल्स का अल्टरनेटिव होता है। ट्रायंगल्स के लिए क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमको काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। हमको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। हमको ये ट्रैक बिछाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसे की भी रिक्वायरमेंट इसमें हो जाती है और हमको स्पेसिफिक इसके स्पेस की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो उसका एक अल्टरनेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं टर्न टेबल। टर्न टेबल में क्या होता है कि एक ऐसा ये अरेंजमेंट है, ये है टर्न टेबल। इसमें क्या होता है कि अगर हम अपने लोकोमोटिव के इस पे चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद ये रोटेट करता है, ठीक है। ये रोटेट कर जाता है, तो इससे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये है टर्न टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैवर्सर की। तो ट्रैवर्सर कुछ नहीं है, अगर ये तो हो गया टर्न टेबल में हमने क्या देखा कि हमने डायरेक्शन उसका रिवर्स कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन अगर ईस्ट फेसिंग था तो हमने उसको वेस्ट फेसिंग कर दिया। अभी अगर हमको दो पैरेलल ट्रैक हैं और हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम ट्रैवल कराएं और हमको ट्रैक चेंज करना है, तो ये अगर यहाँ पे हमारी ट्रेन का इंजन है या डिब्बा है, इसको हमको ले जाना है कहाँ, इस वाले पे, ठीक है। तो इसके लिए एक अरेंजमेंट होता है ट्रैवर्सर। तो ट्रैवर्सर में क्या होता है कि यहाँ पे इंजन को उस अरेंजमेंट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और उसको लेटरली मूव करा के इस पटरी के सामने वो आ जाता है। तो हमारा क्या होता है, पर्पस सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो लेटरली हम ये कहें तो ट्रांसफर डायरेक्शन में हम अपने लोकोमोटिव को शिफ्ट कर देते हैं ट्रैवर्सर की मदद से। कैसे करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंजन, ठीक है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके ऊपर अगर इंजन को हम लोड कर देते हैं, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ट्रैक है, ठीक है। तो जिधर भी ले जाना होता है हम मूव करा के या तो इधर मूव करा के हम इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रैवर्सर का काम। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कॉच ब्लॉक की। तो स्कॉच ब्लॉक क्या होता है, इसको हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, साइडिंग्स पे, ठीक है। साइडिंग्स पे प्रोवाइड करते हैं, ये है इसका स्कॉच ब्लॉक। तो साइडिंग्स पे हम नॉर्मली इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैप स्विचेस। ट्रैप स्विचेस भी हम कहाँ पे देते हैं, ये भी हम साइडिंग्स पे ही देते हैं, ठीक है। ट्रैप स्विचेस जो है ये भी हम साइडिंग्स पे ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉलिंग मार्क का। तो फॉलिंग मार्क क्या होता है, एक मार्क प्रोवाइड करते हैं। किसके बीच में होता है ये होता है कि दो कन्वर्जिंग लाइन है जो कहीं पे जाके मीट कर रहे हैं, तो उनके बीच में हम कुछ डिस्टेंस पहले ही हम फॉलिंग मार्क बताते हैं कि ये यहाँ पे फॉलिंग मार्क है। आगे जाके ये ट्रैक जो है कन्वर्ज करेंगे एक दूसरे में, और देयर इज अ चांस ऑफ कोलिजन। अगर दोनों ट्रैक से अगर ट्रेन आ रही है तो वहाँ पे क्या चांस बनता है कोलिजन का, तो ये मार्क करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये होता है फॉलिंग मार्क। नेक्स्ट हमारा आता है बफर स्टॉप। तो बफर स्टॉप को हमने देखा था क्या होता है कि जब हम साइडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, साइडिंग्स क्या होती है, साइडिंग्स हमने बताया था कि जब मेन लाइन से ब्रांच लाइन हम दे देते हैं और ब्रांच लाइन एक जो है डेड एंड पे जाके ख़त्म हो जाती है, और उस डेड एंड पे एक तो हम ये लगाते हैं बफर स्टॉप, या फिर हम सैंड हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सैंड हम प्रोवाइड करते हैं। तो बफर स्टॉप क्या होता है, डेड एंड पे लगाते हैं, किसके, साइडिंग पे। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि हमारी ट्रेन या जो डिब्बे हैं वो ट्रैक को छोड़ के आगे ना चले जाए, ठीक है। तो वहाँ पे हम लगाते हैं बफर एंड, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंड हम की। तो सैंड हम कुछ नहीं, अभी हमने आपको बताया कि साइडिंग्स पे इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे, साइडिंग्स पे। थोड़ा से हम यहाँ पे जो है, जो ट्रैक हमारा साइडिंग्स होता है जो उसके डेड एंड पे हम सैंड का हम क्रिएट करते हैं, और किसके साथ, राइजिंग एलिवेशन के साथ, ठीक है। ऐसे करके राइजिंग एलिवेशन के साथ अब अगर ट्रेन आती है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फोर्स इधर
काम करने लगेगा और इसको छोड़ के मतलब इसके आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये होता है सैंड हम्प। तो हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है और इसके जो भी सारे पॉइंट थे आई होप कि आप लोग को समझ में भी आए होंगे और हमने आपको डिफाइन भी किया और भी आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा करेक्ट हम करना चाहेंगे, जो हमने ड्रॉप पिट बताया था, तो ड्रॉप पिट में क्या है, ड्रॉप पिट ये, तो इसका इस्तेमाल हम इसके ट्रैक मेंटेनेंस के लिए तो करते ही हैं, साथ में हम इसको इसका मेन इस्तेमाल क्या होता है कि इस ट्रैक को, जब ट्रेन को हम इस पे लेके आते हैं, फिर अगर इसके हमको जो व्हील्स लगे हुए हैं इसको अगर बाहर करना है तो इसके लिए हम ड्रॉप पिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो गई हैं। सो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा भी बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को जो है सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।